करेंगे। सो अनदर टॉपिक, कल हमने बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम देखेंगे व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डायनेमिक एंड ऑलवेज अंडरगोइंग मेजर चेंज, राइट। हम कंटिन्यू जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यू उसमें जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं। तो हमें जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या जो एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है, हमें उसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करके हमारे सिस्टम को डेवलप करना है। मतलब जब भी हम हमारे सिस्टम को डेवलप करते हैं तो आवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ some activities like system analysis। पहले हमको सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट को गैदर करना पड़ेगा, then whether the requirements are right or wrong, how much it will help in your development, सब चीजें आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। then you have to start modeling। मॉडलिंग मतलब वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा मॉडल जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आप वाटरफॉल यूज कर सकते हो, आप राइड यूज कर सकते हो, आप विन विन कर सकते हो, आप स्पाइरल मॉडल यूज कर सकते हो। मतलब व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर मॉडलिंग। 2 tier आर्किटेक्चर है, 3 tier आर्किटेक्चर है, मतलब किस तरह का सिस्टम जो है आपका बनने वाला है। देन यू हैव टू कम विद द डिजाइन व्हिच इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जो डिजाइन का मतलब होता है कि आपको ब्लूप्रिंट में यूएमएल डायग्राम्स को रेडी करना है। यूएमएल के साथ साथ यू हैव टू रेडी विद ईआर, यू हैव टू रेडी विद डीएफडीज, है ना। कुछ सपोर्टिंग डायग्राम्स होते हैं जिसको आपको बनाना पड़ेगा टू मेक अवर सिस्टम मोर क्लियरर। अपने सिस्टम को और आसान, क्लियरर और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका एक बार डिजाइन तैयार हो जाती है, देन यू हैव टू मूव टू दी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने सिस्टम को। मतलब आपको किसी कोडिंग लैंग्वेज की हेल्प से, है ना, आप किसी कोडिंग लैंग्वेज की हेल्प से आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ कोडिंग लैंग्वेज यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन। एंड लास्ट में जो भी हमने प्रिपेयर किया उसको हम टेस्ट करेंगे और कस्टमर को उसको देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। मतलब इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम विद योर सॉल्यूशन तो हम उसको और रिवाइज कर देंगे और ठीक कर देंगे, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है ओवरऑल, हमें हमारे सिस्टम को जो हमने सोचा है उसको डेवलप करना है। तो हमें सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी स्टेप्स, सारे प्रोसीजर्स, हर चीज को हमें वहां पर अप्लाई करना है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा डेवलप हो। अब हमारे सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम जनरली 2 अप्रोचेस का यूज करते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें आप प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे आप सी बोलते हो, वो आप कर सकते हो। यहाँ पर उसको मतलब उसको आप सोच के यहाँ पर चल सकते हो कि ट्रेडिशनल मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड होगा और जो सेकेंड वाली अप्रोच है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके पास प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं और आप वहाँ पर उन फंक्शंस पे कुछ एक्शंस को परफॉर्म करते हो। मतलब वहाँ पर हम अल्गोरिदम बेस्ड हमारा मतलब हम प्रोसीजर को फॉलो करते थे, एक स्टेप्स को फॉलो करते थे। वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का हमने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं किया है, उसमें प्रोग्राम हमने कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम नहीं लेकर आए थे, ठीक है। पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में क्या करा, हमने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया, हमने क्लासेस को डिफाइन किया, फिर उन क्लासेस और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो फंक्शंस को डिफाइन किया और ऑब्जेक्ट सॉरी उस क्लासेस के अंदर फंक्शंस को डिफाइन किया और ऑब्जेक्ट के हेल्प से हमने फंक्शंस को कॉल किया, ठीक है। बल्कि प्रोसीजर ओरिएंटेड में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ठीक है ना। वहाँ पर एक प्रोसीजर कॉल्स होती थी और यहाँ पर हम मैसेज पासिंग का कंसेप्ट लेके आए, वेयर वी पास मैसेज फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही हमारा प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में डिफरेंस है कि यहाँ पर प्रोसीजर्स होती है, वहाँ पर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड्स होते थे, वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते थे। यहाँ पर मॉड्यूल है, वहाँ पर क्लासेस है। यहाँ पर प्रोसीजरल कॉल्स है, वहाँ पर मैसेज पासिंग के थ्रू हम मैसेजेस को पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स मतलब कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं, लेकिन वहाँ पर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों हैं और वो भी इनकैप्सुलेटेड है इनटू दी क्लास, मतलब क्लास में हमने उन दोनों को रख रखा है। फिर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में फंक्शंस और प्रोसीजर्स पे अप्रोच करते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट, क्लासेस, मॉड्यूलरिटी इन सब पे एम्फेसिस करते हैं। हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लेके आए कहाँ पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, लेकिन वो ट्रेडिशनल अप्रोच में बिल्कुल भी
नहीं था। इसका मतलब मूविंग एक वन फेज टू अनदर फेज जो डिफिकल्ट था ट्रेडिशनल अप्रोच में, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फास्टर हो गया। क्यों? विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके कारण जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उनका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो गया प्रोजेक्ट का, और ट्रेडिशनल अप्रोच में ड्यूरेशन वो लॉन्ग रहता था, बड़ा रहता था। कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें ज्यादा होती थी क्योंकि आप फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्लेक्सिबल है, वो कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि वहां पर रिडंडेंट डेटा नहीं रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर सीएससी डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक एक सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में जो असाइनमेंट दिया था उसमें 25 डिफरेंसेस लिखवा दिए थे ऑलरेडी बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। लेट्स सी सम मोर। Traditional approach, it is used to develop the traditional project that uses the procedural programming। देखो सिस्टम कॉल्स की बात करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सिस्टम कॉल्स की बात करते हो या आप बूटिंग प्रोसेस की बात करते हो, तो वहां पर जो है हमेशा सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है रादर देन सी प्लस प्लस जावा और एनी अदर लैंग्वेजेस। आज भी सिस्टम कॉल में, सिस्टम बूटिंग में आज भी सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो प्रोसीजर्स को वहाँ पर फॉलो करती थी। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको क्या करना पड़ा? यू हैव डिपेंडेंट अपॉन दी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ा। फिर दोनों में प्रोसीजर तो सेम होती है, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, वो तो ट्रेडिशनल अप्रोच में भी होता था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में बस यूएमएल डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो नया आ गया। मतलब यहाँ पर यूज केसेस है ना, क्लास डायग्राम्स और सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, मतलब इनको भी हमने और इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है जैसे हमने लास्ट उसमें टेबल में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्सिटी जो ट्रेडिशनल की अप्रोच की ज्यादा होती है, तो वो सिंपल भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी जो वो डिपेंड करता है साइज पर और प्रोजेक्ट के टाइप पर कि वो कॉम्प्लेक्स या सिंपल है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो, वो ओवरऑल अप्रोच सिंपल ही होती है। ठीक है, लार्ज ड्यूरेशन की हमने बात कर ली कि ट्रेडिशनल में ड्यूरेशन लार्ज होता है। क्यों लार्ज होता है? क्योंकि वहाँ पर फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर हम इजीली वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में वो हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कि सी में प्रोग्राम कैसे बनता है और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कैसे बनता है। तो यहाँ पर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। आप लोगों को ये तो बहुत ही बेसिक चीज है जो मैं बता रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से तो पढ़ चुके हो मुझसे अच्छे से, आप बहुत लोगों को तो आता होगा इसके प्रोग्रामिंग वगैरह करना। हमने हेडर फाइल जैसे हम सी प्लस प्लस में दोनों में एक जैसे ही करते हैं, मेन फंक्शन जो है एक जैसा लगाते हैं, डेटा मेंबर्स को हम डिक्लेयर एक जैसा करते हैं। बस वहाँ पर हम उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर हम उसको आउटसाइड, मतलब यहाँ पर कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं तो डायरेक्टली करते हो। सी प्लस में सी आउट सीन यूज करते हो, यहाँ पर सी में आप प्रिंटफ स्कैनफ का यूज करते हो। अब प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हो तो उसको करने का तरीका, यूज करने का तरीका जो उसके जो सिंटेक्स है वो भी क्या है आपके अलग अलग है। तो आप प्रिंटफ में एंटर दिस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर आपने उसमें स्कैनफ कर दिया, दैट इज लेंथ। फिर सिमिलरली आपने ब्रेड्थ की वैल्यू ले ली। ठीक है, अब आपने क्या किया, एरिया नाम का फंक्शन बनाया जिसको आपने एरिया नाम का आपने एक वेरिएबल लिया जिसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ की जो रिजल्ट है वो आपने स्टोर करवा लिया और फिर प्रिंटफ की हेल्प से उसको आपने डिस्प्ले करवा लिया। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम किसमें हो गया? नॉर्मल सी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से हो गया। अब आपको सेम प्रोग्राम यदि आपको क्या करना है, क्लास की हेल्प से बनाना है, तो आप किसी क्लास को पहले डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर क्लास टेस्ट लिखा, फिर आपने लेंथ और विड्थ और एरिया जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर कर दिया। फिर आपने यहाँ पर फंक्शंस बनाए, एक इनपुट लेने के लिए और एक आउटपुट, एक एरिया को फाइंड आउट करने के लिए और उस फाइनल जो आपने कैलकुलेट करवाया उसका रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए तीन अलग अलग आपने यहाँ पर फंक्शन बनाए। एक फंक्शन के हेल्प से आपने इनपुट लिए जिसको आपने बोला वॉइड इनपुट, एक फंक्शन में आपने एरिया को कैलकुलेट करवाया जिसमें आपने फॉर्मूला लिखा, और लास्ट में वो जो फॉर्मूले का रिजल्ट आएगा वो आपने डिस्प्ले फंक्शन में करवाया। मतलब हर चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लियर है, आपने अलग अलग मॉड्यूल बना के रखे। अब सपोज मुझे एरिया की डेफिनेशन चेंज करना है, एरिया का मुझे यदि फॉर्मूला चेंज करना है तो मुझे
अदर फंक्शंस को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एरिया में करके उसको काम मेरा खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड्यूलरिटी भी है, साथ साथ में यहाँ पर हम लोगों ने कोहेजन रखते हुए हमारे काम को बहुत आसान बना लिया है, राइट। अब आपने क्या किया यहाँ पर, इंट मेन फिर फंक्शन क्या, टेस्ट आपका क्लास का टाइप था, ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। टेस्ट आपका क्लास नेम है, टेस्ट के साथ आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यहाँ पर ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ओबीजे में जो 3 मेंबर फंक्शन है हमारे, इनपुट, डिस्प्ले और फाइंड एरिया, उन तीनों को कॉल कर लेंगे, रिटर्न 0 एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने क्लास के हेल्प से बनाया, ऑब्जेक्ट के हेल्प से बनाया, और वहाँ पर हमने सिर्फ फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर फंक्शन को डिक्लेयर करने के भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे कल की क्लास में हमने बताया था कि कई बार आप डिक्लेयर करके छोड़ देते हो और कई बार उसकी डेफिनेशन जो है बाद में देते हो, जैसे ऐसा C++ में भी होता है और C में भी ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। कि आपने डिफाइन कर दिया फिर उसको आपने डिक्लेयर जो है वो बाद में, सॉरी आपने डिक्लेयर कर दिया और अब उसको जो डिफाइन है वो बाद में करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या किया आपने, वॉइड स्वैप इंट a कॉमा इंट b, और आपने वहीं पर उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर से फंक्शन को डिक्लेयर किया, देखो लिखा है फंक्शन प्रोटोटाइप आल्सो कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी आपने स्वैप फंक्शन करने क्या वाला है, इसको आपने डिफाइन बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। फिर आपने मेन फंक्शन किया, इसमें m और n की वैल्यू प्रोवाइड किया। अभी m और n क्या है हमें नहीं मालूम है, हमने सिर्फ वेरिएबल m और n लिए है जिसमें हमने कुछ वैल्यू जो है वो रख दी है। नाउ प्रिंटफ में हमने क्या किया है, हमने क्या उसको डिस्प्ले करवाया है, वैल्यूज बिफोर स्वैप, m की वैल्यू और n की वैल्यू, मतलब हमने यहाँ पे किया है, और आफ्टर स्वैप जो होगी वो वापस से डिस्प्ले होगी क्योंकि हमने वापस स्वैप फंक्शन का यूज कर लिया है। मतलब अभी हमने क्या किया है, डायरेक्टली बता दिया है कि हमें m और n की वैल्यू प्रीवियस वाली डिस्प्ले करवानी है और स्वैपिंग के बाद वाली डिस्प्ले करवानी है। लेकिन स्वैप चलेगा कैसे, स्वैप का कंसेप्ट क्या है उसको अभी हम डिक्लेयर कर दिया, जब जो जो है ना उसको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए C++ में क्या करते हैं, कोई स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लास वगैरह तो है ही नहीं। आप सिंपल वॉइड स्वैप इंट a कॉमा इंट b लिखोगे और एक टेम्पररी वेरिएबल आपने ले लिया, उस टेम्पररी वेरिएबल में पहले आप a की वैल्यू डाल दोगे तो a खाली हो जाएगा, अब a में आप b की वैल्यू डाल दोगे, अब b खाली हो गया, और b की वैल्यू आप वापस से टेम्पररी वेरिएबल डाल दोगे। सबको पता है तो स्वैपिंग का फॉर्मूला सबसे इजी है, और आपने इसको यहाँ पर a और b की वैल्यू स्वैप के बाद वाली डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड के थ्रू एक प्रोग्राम बन सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू अगेन वो करना पड़ेगा आपको कि एक स्वैप नाम की क्लास बनानी पड़ेगी, उसमें आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और फिर गेट डेटा मतलब a और b की वैल्यू के लिए आपको पहले डेटा लेना पड़ेगा, फिर आपको स्वैप फंक्शन का यूज करके उन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, और फिर डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके उन दोनों की वैल्यू जो एग्जिस्टिंग ओल्ड वैल्यू थी वो और न्यू वैल्यू थी वो आप दोनों डिस्प्ले करवा सकते हो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर वही किया है, देखो क्लास स्वैप, स्वैप नाम की क्लास बनाई, गेट डेटा, स्वैप भी और डिस्प्ले, ये इसमें 3 वेरिएबल सॉरी 3 मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए। अभी सिर्फ डिक्लेयर किया, पर इसकी डेफिनेशन नहीं दी, तो डेफिनेशन देने के लिए कल की क्लास में बताया था, वॉइड रिटर्न टाइप यूज करोगे, उसके बाद क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम। वही किया है, वॉइड स्वैप क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन और ऑपरेटर, और गेट डेटा फंक्शन का नाम, और इसमें एंटर दी वैल्यू ऑफ टू नंबर्स दैट इज a एंड b, उसको हमने एंटर करवा लिया। फिर वही स्वैप का फॉर्मूला यूज करके, देखो यहाँ पर अलग तरीके से स्वैपिंग की है, आप टेम्पररी फंक्शन का यूज करके भी स्वैपिंग कर सकते हो, और डिस्प्ले में आपने फाइनली a और b की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा ली। फिर मेन फंक्शन में वही करना है, स्वैप आपकी क्लास का नाम था, उसमें s नाम का एक वेरिएबल ले लो, सॉरी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवा लो, तो s विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्वैप, और s डॉट गेट डेटा, s डॉट डिस्प्ले और s डॉट स्वैप, आपको तीनों फंक्शन का यूज करके उसको डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट्स को, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स यहाँ पे स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए दिया है कि आप स्क्वायर फंक्शन बना लो, है ना, और स्क्वायर फंक्शन में आप उसकी स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन कभी a का स्क्वायर निकालना है तो a इंटू ए, यदि b का निकालना है तो b इंटू बी, आपको पता ही है, तो बस आपको उसका फॉर्मूला रखना है और उसको करना है। तो बेनिफिट्स क्या है ये सब करने के, बेनिफिट्स ये है कि हम अलग अलग लेवल्स जो है वो बना सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, मतलब हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सिर्फ इसेंशियल फीचर्स को शो कर रहे हैं, बाकी बैकग्राउंड डिटेल को हम बिल्कुल हाइड करके रख रहे हैं। जो चीज क्लाइंट के लिए, यूजर के लिए, गेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं।
वो हम सिर्फ टेक्निकल लेवल तक रख रहे हैं जिसको हम शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम इनकैप्सुलेशन का यूज कर रहे हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स जिसमें हमने डेटा मेम्बर से मेम्बर फंक्शन को बाइंड करके रखा हुआ है, और इंटरनल डिटेल्स को टोटली हमने हाइड करके रखा हुआ है ना। फिर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, रिडंडेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं, एक रॉबस्ट सिस्टम बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक मॉड्यूलरिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाई कोहेजन, लो कपलिंग बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक जावा, डॉटनेट वगैरह, उनको हम इसके और आगे एक्सटेंड करके ले जाएंगे। फिर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म के कारण फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मतलब बहुत नई नई टेक्निक जो सी में नहीं होती थी उनको हमने इंट्रोड्यूस किया। रीयूजेबिलिटी, री इंजीनियरिंग, क्योंकि अभी तक हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कर रहे थे, रिवर्स इंजीनियरिंग में हमने यहीं से करना शुरू किया, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, फास्टर डेवलपमेंट, रीयूजेबिलिटी, इंक्रीज्ड क्वालिटी, है ना। फिर रियल वर्ल्ड, मतलब एकदम रियल एप्लीकेशंस को डेवलप करना, सारी ऑब्जेक्ट की हेल्प से सारे फंक्शंस को यूज करना, फिर एब्स्ट्रक्शन के लेवल को इंक्रीज करना, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने आज की क्लास में अभी तक क्या पढ़ लिया? अपने ट्रेडिशनल वर्सेस ओ सिस्टम पढ़ा। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके आपने दोनों के अप्रोचेस देख ली विद द हेल्प ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अभी उसके हमने लास्ट में बेनिफिट्स देख लिए, ठीक है। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज वी कैन स्विच टू नेक्स्ट पीपीटी। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट्स? इज पीपीटी विजिबल? ये वाली पीपीटी विजिबल है? यस मैम। ओके ओके ओके। अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है यूनिट नंबर 1 का, जो आपके लिए नया है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा वो आप ऑलरेडी ऊप्स की प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में आप ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, बहुत ही बेसिक्स था वो। तो अब जो शुरू हो रहा है वो आपका न्यू शुरू हो रहा है, जो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, OOAD जो नाम है, जिसमें यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड है यूनिफाइड प्रोसेस। यूनिफाइड प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड प्रोसेस एक इटरेटिव अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। इटरेटिव का मतलब ये होता है कि हम उसको मल्टीपल फेजेस में, मल्टीपल स्टेप्स में, मल्टीपल पार्ट्स में, रिपीटेड साइकिल्स में, लूप्स की टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक इवोल्यूशनरी अप्रोच होती है कि आपने यदि फर्स्ट स्टेप दे दी तो आप सेकंड स्टेप लेटर ऑन दे सकते हो, या सेकंड स्टेप दे दी तो थर्ड स्टेप लेटर ऑन दे सकते हो। मतलब उसको नंबर ऑफ वर्जन्स में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाद में कोई रिक्वायरमेंट बच गई है तो उसको बाद में आप कवर अप कर सकते हो, उसको बाद में जोड़ सकते हो, क्योंकि हमने बताया कि हम यहाँ पर कोहेजन का यूज कर ही रहे हैं। हमारे जो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आपस में लिंक्ड नहीं है, जिनको लिंकिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उनको हमने अननेसेसरी लिंक करके नहीं रखा है, मतलब कोहेजन को हमने हाई रखा है और कपलिंग को लो रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइंट से फीडबैक मिलते जाता है वैसे वैसे उनके फीडबैक के बेसिस पर हमारे सिस्टम को हम आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, open up an agile unified process. These are some best known documentation refinements for object oriented analysis and design, that is unified modeling language. तो हमने ओपन अप, ओपन यूनिफाइड प्रोसेस और एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस तो नहीं पढ़ा है, लेकिन रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस जरूर हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये हमने रैशनल रोल्स का यूज भी किया है। मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, यूज तो हमने स्टार किया है यहाँ पर लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं होने के कारण, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें होती है। अब यूनिफाइड प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो 1999 में आया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अली बहरानी, ठीक है। और अभी क्या कॉन्सेप्ट उसने दिया था हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है।
यूनिफाइड अप्रोच, ये जो अप्रोच है आपको पता है, दिस अप्रोच इज एक्सक्लूसिवली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसको बेटर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड और C++ में भी हो रहा था, लेकिन उसमें UML का कंसेप्ट डालकर हमने और क्या अच्छा किया और उसको क्या ब्यूटीफुल बना दिया, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी प्रोसेसेस, हमने उसमें कितना और बेटर कर दिया है, वो आपको अभी इसमें यूनिफाइड प्रोसेस के थ्रू पता चलेगा। बूच, रॉम्बॉक, जैकॉब्सन, ये तीन बहुत ही अच्छे ऑथर्स हैं। आप लाइब्रेरी में जितनी भी बुक देखोगे या ऑनलाइन जितनी भी बुक देखोगे, आपको UML की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या बेस्ट बुक्स देखोगे तो उसमें आपको 2-3 ऑथर का नाम मिलेगा, बूच, रॉम्बॉक और जैकॉब्सन। ये तीन ऑथर्स बहुत अच्छे थे जिनकी UML पे कमांड थी और इन्होंने ही बहुत सारी बुक्स को इंट्रोड्यूस किया। ग्रेडी बूच के नाम से चलती है, ठीक है, ग्रेडी बूच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में जो है वो एड ऑन किया है और उसी के हेल्प से हमने क्या किया है, एप्लीकेशन को डेवलप किया है। अब यूनिफाइड प्रोसेस जो है वो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, वो एक लेयर्ड अप्रोच होती है एप्लीकेशन को बिल्डअप करने के लिए। लेयर्ड अप्रोचेस का मतलब ये होता है कि वहां पर कुछ नंबर ऑफ लेयर्स होती है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेयर जो है वो कौन कौन सी है, यूजर इंटरफेस लेयर, बिजनेस लेयर और एक्सेस लेयर। ये आपको याद रखना है, लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ यूनिफाइड प्रोसेस। ये यूनिफाइड प्रोसेस के फेजेस अलग होते हैं और उसका लेयर्ड आर्किटेक्चर अलग होता है। रिवीजन में यही आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी रिवीजन क्लास में, है ना। तो लेयर्ड अप्रोच का मतलब है कि यहाँ पर 3 लेयर्स हैं, यूजर इंटरफेस लेयर मतलब जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा, फिर बिजनेस लेयर और एक्सेस लेयर, 3 अलग अलग लेयर है। अब ये लेयर हमने क्यों इंट्रोड्यूस की, बिकॉज दिस लेयर रिड्यूसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूजर इंटरफेस, डेटाबेस एक्सेस एंड बिजनेस कंट्रोल। मतलब आप आपस में आपकी फंक्शनलिटी कैसे हो रही है, आप डेटाबेस को एक्सेस कितने अच्छे से कर पा रहे हो, आप बिजनेस रूल्स को कैसे अप्लाई कर पा रहे हो, आपका बिजनेस जो है वो ओवरऑल कैसे वर्कअप कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा रोबस्ट और फ्लेक्सिबल सिस्टम आप लेयर्ड आर्किटेक्चर की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। दिस आर द फेजेस ऑफ यूनिफाइड प्रोसेस। एज आई सेड, phases of unified process and layered architecture are very important from the exam point of view। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन से शुरू करना है। देखो ये डायग्राम जो है वो कंटिन्यू दिख रहा है, पर आपको शुरू कहाँ से करना है, कम्युनिकेशन से शुरू करना है। कम्युनिकेशन मतलब हम क्लाइंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, राइट। और रिक्वायरमेंट लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्लाइंट से हम रिक्वायरमेंट लेने के बाद हम उसका जो आगे प्लानिंग करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो प्लानिंग फेज आता है, जहाँ पर हमने प्लानिंग की, जहाँ पर हमने रिक्वायरमेंट गैदर किया, जहाँ पर हमने एनालिसिस किया वेदर द रिक्वायरमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। फिर हमने अपने इनपुट्स भी दिए क्लाइंट को, देन वी हैव मॉडल्ड दैट पर्टिकुलर सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि आप सॉफ्टवेयर मॉडल जो होते हैं आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, आर्किटेक्चर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, है ना। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो, कंस्ट्रक्शन में आप ये मतलब मॉडलिंग में आपका डिजाइन भी आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आप यूएमएल डायग्राम के ब्लूप्रिंट्स बनाते हो। तो कंस्ट्रक्शन में आप टेक्निकली आप कोई भी लैंग्वेज का यूज करके उसको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आपने सोची उसको डेवलप करना शुरू कर दोगे और इन लास्ट आप उसको डिप्लॉय कर दोगे टू दी क्लाइंट। और ये इंक्रीमेंट्स में जो है आपका चलते जाएगा, इंक्रीमेंट्स में चलते जाएगा मतलब इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी, ये स्पाइरल जो है आपका कंटिन्यू चलते जाएगा जब तक आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करते रहोगे और जब तक आपको क्लाइंट से जो डेटा है एज एन इनपुट वो आता रहेगा। मिड सेम में भी आपसे मैंने ये चीज पूछी थी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ यूनिफाइड प्रोसेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करके बहुत ही एकदम अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाया था। कुछ लोग बस यहाँ पर जो है परसेंटेज लिखना भूल गए थे, मंथ्स लिखना भूल गए थे, उनको मैंने थोड़े नंबर भी काट लिए थे। लेकिन आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहला फेज इंसेप्शन होता है, उसका टाइम 10% रहता है जिसमें आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो। उसके बाद इलाबोरेशन फेज होता है जिसमें आप क्लाइंट से डिस्कस करते हो, आप उसमें सोच लेते हो कि क्या उसके लिए करेक्ट है, क्या उसके लिए करेक्ट नहीं है। और यहाँ पर हम डिजाइन फेज भी इंट्रोड्यूस करते हैं इलाबोरेशन में, इसका 30% वेटेज होता है क्योंकि हमारे डिजाइन फेज से ही आगे जो नेक्स्ट फेज है वो डिपेंडेंट रहता है। फिर इसके बाद जो लास्ट सेकेंड लास्ट फेज होता है वो कंस्ट्रक्शन फेज होता है जिसका बहुत ज्यादा ड्यूरेशन होता है, 50% टाइम होता है। यदि मैं उसको, मेरा प्रोजेक्ट यदि 2 साल का है
और 2 साल में मैं अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करती हूँ तो 2.5 मंथ इंसेप्शन के हैं, 7 मंथ्स इलाबोरेशन के हैं और पूरा 1 साल जो है वो कोडिंग के लिए है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन पूरा 1 साल जो है वो कोडिंग के लिए है। तो इसमें 50% टाइम है, क्योंकि आपको पता है कोड करने में जो टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें हमको टेस्टिंग भी करना पड़ती है, हमें चेक करना पड़ता है उसको बार बार। और लास्ट में होता है ट्रांजिशन फेज, जो भी ओनली 10% करता है, 2 से ढाई महीने करता है, जिसमें हम जो भी हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है वो हम यूजर को हैंड ओवर कर देते हैं, जिसने हमसे बनवाया है उसको हैंड ओवर कर देते हैं और उनको मतलब अल्फा बीटा टेस्टिंग के थ्रू और सारा कंपोनेंट नोड डायग्राम के थ्रू उनको सब कुछ हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो आपका सिस्टम है वो वर्क कैसे कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये हमने पढ़ा था फेजेस के बारे में, डिटेल्स, फेजेस इन डिटेल्स, कि सबसे पहले इंसेप्शन फेज होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, 10% इसका वेटेज होता है और ये हमेशा शॉर्ट ही होना चाहिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किससे, कस्टमर से, और उसकी जो प्लानिंग है उसको हम सुन रहे हैं। फिर फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं हम, फिजिबिलिटी स्टडी आपने माइनर मेजर प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तब भी उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ते हैं फिजिबिलिटी स्टडी की ये प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है, कितना करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है। फिर हम बिजनेस के रूल्स वहाँ पे डिसाइड करते हैं, प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड करते हैं, यूज केसेस मतलब हमारे जो मेन फंक्शंस क्या रहेंगे हमारे प्रोजेक्ट में ये डिस्कस करते हैं। 2 टियर 3 टियर एंड आर्किटेक्चर, मतलब एक आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब जो भी है आपका वो आप डिसाइड करते हो। सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो जो हो सकती है आपकी प्रोजेक्ट में, ठीक है। और एक ओवरऑल टाइमिंग और शेड्यूल बना के चलते हो, टाइम टेबल बना के चलते हो कि आप 2 साल में किस तरह से प्रोसीड करने वाले हो, या आप क्लाइंट को भी बता देते हो और अपने टीम मेंबर्स को भी बता देते हो, क्योंकि दोनों के लिए ये क्लियर होना चाहिए, क्लाइंट को पता चलना चाहिए कौन सा फेस कब होगा और टीम मेंबर्स को भी पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इलाबोरेशन फेज पर। इलाबोरेशन फेज पे हम फाइनली प्लानिंग और मॉडलिंग करना शुरू करते हैं। हम रिक्वायरमेंट जो गैदर की थी हमने वो कितनी अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट उसको समझते हैं। फिर सारे आर्किटेक्चर फाइनल कर लेते हैं कि कौन सा बनाना है, यूज केसेस फंक्शन सारे डिसाइड कर लेते हैं हमको कौन सा बनाना है, ठीक है ना। मतलब कॉस्ट प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट का शेड्यूल, हर चीज आप यहाँ पर क्या है पूरा डिस्कस कर लेते हो, क्योंकि आपको इस फेज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम काम करना है। एक मैंने आपको व्यू डायग्राम बताया था, वो व्यू डायग्राम भी आपका इलाबोरेशन फेज में आता है, जिसमें टोटल 5 व्यू होते हैं, ठीक है। 5 व्यू कौन कौन से होते हैं, यूज केस मॉडल, रिक्वायरमेंट मॉडल, डिजाइन मॉडल, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल। चलो आगे आएगा वो व्यू डायग्राम, मैं नेक्स्ट स्लाइड में होगा, कल क्लास में बता दूंगी वो व्यू डायग्राम, मतलब मंडे से नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे। फिर आपका आता है कंस्ट्रक्शन फेज, जिसमें आपको किसी भी सॉफ्टवेयर टेक्निकल एप्लीकेशन लैंग्वेज को चूज करके एप्लीकेशन को डेवलप करना है, और वो एप्लीकेशन को जब डेवलप करोगे उसका बेस क्या रहेगा, डिजाइन डायग्राम जो आपने इलाबोरेशन फेज में लास्ट फेज में ड्रॉ किया है, ठीक है। मतलब कुछ रिमेनिंग होता है तो कंस्ट्रक्शन फेज में भी आप डिजाइन डायग्राम को इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इलाबोरेशन डायग्राम में होते हैं, बट हाँ बेस वहीं से आपका बनेगा, वहीं से आपको कंटिन्यूएशन करना है। तो लास्ट में ट्रांजिशन होता है, जिसमें आप अपने सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हो टू द टारगेटेड यूजर, मतलब जिसने आपसे बनवाया है उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे मैनुअल्स, उसकी सारी प्रॉब्लम्स, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, हर एक छोटी छोटी चीज उसको आप बता देते हो जो आपने मतलब आपके जो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो सारे इनपुट आप उसको दे दोगे। और उसके जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, एरर्स आ रही है, कोई बग आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, वो सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर दोगे ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। फिर हर एक लेवल पे मतलब मॉडलिंग करते वक्त, रिक्वायरमेंट करते वक्त, एनालिसिस डिजाइन करते वक्त, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग करते वक्त, डिप्लॉयमेंट करते वक्त कौन सा फेज कितना काम आ रहा है, उसका ये बेस्ट डायग्राम है, बहुत ज्यादा इटरेटिव डेवलपमेंट डायग्राम बोलते हैं इसको, है ना। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा, कुछ लोगों ने ये वाला डायग्राम बना दिया था जब मैंने आपको वो वाले डायग्राम पूछे थे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो वाला डायग्राम जो है वो यूनिफाइड प्रोसेस के टाइमिंग्स का डायग्राम है विद फेजेस, और ये वाला जो है वो विद फेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टेप्स का डायग्राम है, ठीक है। स्टेप्स क्या होती है आपको पता है ना, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, इलिसिट करना, एनालिसिस करना, डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, टेस्टिंग करना और उसको सपोर्ट मेंटेनेंस करना, डिप्लॉय कर देना, ठीक है। चलिए अभी 3 मिनट बचे हैं, कल की क्लास में हम इसके आगे का देखते हैं, है ना। आज की क्लास में अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सेकेंड वाली पीपीटी में व्हाट इज यूनिफाइड प्रोसेस क्या होती है, इटरेटिव डेवलपमेंट की एक प्रोसेस होती है,
ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, इसमें 3 लेयर होती है, यूजर लेयर, बिजनेस लेयर और एक्सेस लेयर, और ये इंटरडिपेंडेंसी को कम करती है, राइट। और फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा आज की क्लास में, दैट इज द फेजेस ऑफ यूनिफाइड प्रोसेस, जिसमें कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, ये तो उसके फेजेस नहीं है, ये उसकी स्टेप्स है, पर उसमें जो फेजेस हैं वो कौन से, इंसेप्शन, एलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। प्लीज डू नॉट चेंज दी पोजिशंस ऑफ द फेजेस। इसके जो आपका जो इनकमिंग है वो बिल्कुल पहले इंसेप्शन आएगा, एलाबोरेशन आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा, ट्रांजिशन आएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने मिड सेम में पूछा था और आई एम वेरी हैप्पी दैट 99% स्टूडेंट ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। टाइम बॉक्स डायग्राम का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे विद टाइमिंग्स। 10% टू इंसेप्शन, 10% टू ट्रांजिशन, एलाबोरेशन को 30% और कंस्ट्रक्शन को 50%, ऐसा ओवरऑल 100% हो गया। और 2 मंथ्स का प्रोसेस है तो 12 मंथ इधर हो गया, फिर 2.5 मंथ मिला के 5 महीने और 7 महीने, तो टोटल 24 मंथ्स यहाँ पर हो गया इफ इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 2 इयर्स। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके जो है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, लेट मी टेक योर अटेंडेंस।